वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था। तो अब जापान की सक्सेस स्टोरी में हम मानते हैं कि जापान के लोग बहुत मेहनती हैं या वो बहुत गजब कर दिया उन्होंने। उसका गजब का कारण एक और है कि अमेरिका ने अरबों रुपए जापान में डाले। जिस के लिए जो टैक्स लगता है, क्या कारण होता है, जैसे इनकम टैक्स क्यों लिया जाता है और कोई इंसान क्यों देगा इनकम टैक्स? वो जो इनकम टैक्स देता है बेटा, वो उसको सरकार बहुत सारी सुविधाएं भी देती है, रोड देती है। सुविधाओं का कोई नहीं इनकम टैक्स से। आदमी 40% वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा क्या, अगर आप सोच के देखें, ऐसा क्या गजब कर सकता है कोई कि 1% आदमी 40% वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट की सिर्फ एक ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए और शेयर होल्डर जो है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देना चाहिए। ये है हमारा। वो जब 1947 जब ब्रिटिश थे उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है आज के समय में है बीजेपी की। ये भी इस इफेक्ट में मानती है और कई सारे ऑपोजिशन के लीडर भी उन्हें इस बात पे घिरते हैं कि ये इस विचारधारा में मानते हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए या नमस्कार दोस्तों, बुनियादी बातों के मंच पर एक बार फिर मैं आपका दोस्त ऋषि देशवाल आपका स्वागत करता हूं। और आज बुनियादी बातों के इस मंच पर बातें होंगी पूंजीवाद पर। वो पूंजीवाद जो एक छोटा सा शब्द इतने बड़े चर्चा का कारण बना। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मेरा बेटा संयम देशवाल। संयम, आपका स्वागत है बुनियादी बातों के इस मंच पर। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों का भी स्वागत है। चलिए, तो बेटा ये कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद क्या है? देखिए, कैपिटलिज्म बेसिकली एक विचारधारा है जो मानती है कि मार्केट जो है वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, कि कोई बाहर का आदमी मार्केट में किसी की एक की भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और मार्केट फ्री होनी चाहिए। और कैपिटलिज्म में लोग आज की डेफिनेशन में ये भी मानते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट एसेट्स को भी रखने की आपको अनुमति देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधाराएं हैं या सोशलिस्ट विचारधारा में भी होता है, सोशलिस्ट विचारधारा में प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं पर कम्युनिस्ट में नहीं रख सकते। तो कैपिटलिज्म बेसिकली फ्री मार्केट का आइडिया है। तो इस कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इसकी शुरुआत मेडिवल यूरोप में हुई। मेडिवल यूरोप में उस वक्त सामंतवादी समाज था, फ्यूडल सोसाइटी थी। तो जो जमीन थी वो उन लॉर्ड्स के पास थी, राजाओं के पास, चर्च के पास, उनका सबका दावा था। पर धीरे धीरे मेडिवल टाइम टू मॉडर्न टाइम के बीच में क्या हुआ कि वहां पे नई नई विचारधाराओं का जन्म हुआ, पर उसके साथ साथ वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है जिसके अभी हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वहां पे कॉलोनाइजेशन का दौर आया जिसमें उन्होंने कई सारी संपत्ति बाहर के देशों से और लेबर खरीदी। बेसिकली जो बंधुआ मजदूरी होती है वो करी। उस मजदूरी से उनके पास पैसे आए और उस पैसे से उन्होंने शहरों का निर्माण करा और जिसके कारण अर्बनाइजेशन बढ़ा और सारी चीजें हुई। ऐसे ऐसे कैपिटलिज्म यूरोप में शुरू हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ। और इसका विस्तार कैसे हुआ? इसका विस्तार जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलोनिज्म का दौर था, यानी इंपीरियलिस्ट की जैसे भारत कॉलोनी थी इंग्लैंड की, तो उस टाइम पे ऐसी ऐसी कंपनियां होती थी जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई या डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। ये बड़े बड़े ट्रेड करती थी जैसे फ्रॉम ईस्टर्न, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट का टाइम चल रहा था। तो जैसे मसाले हो गए, टेक्सटाइल हो गया, अलग अलग चीजें हो गई, इसकी ट्रेड करते थे। इसकी ट्रेड करके वो यूरोप में लेके जाते थे। और जैसे इसे ग्लोबलाइजेशन आप बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में एक चीज होती है कि शेयर ऑफ कल्चर, शेयर ऑफ आइडियोलॉजी भी होता है। सिर्फ आप गुड्स का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो कल्चर भी है पेनिट्रेट होता है। और जैसे जैसे हम कॉलोनी बने और जैसे आप जानते हैं कि इंग्लैंड का कितना बड़ा साम्राज्य था, उस साम्राज्य से कैपिटलिज्म बहुत फैला। फिर बाद में जाके कैपिटलिज्म मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का पार्ट बन गया कि डेमोक्रेसी है तो मतलब कैपिटलिस्ट स्टेट ही होगी। फिर अमेरिका आया, अमेरिकन और रशिया के बीच की कोल्ड वॉर आप जानते ही हैं, उसमें खूब विकास हुआ कैपिटलिज्म का। दुनिया को समझाया गया अमेरिका के द्वारा कि कैपिटलिज्म ही है जो आपको विकास की राह पे लेके जाएगा, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल जापान है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था। तो अब जापान की सक्सेस स्टोरी में हम मानते हैं कि जापान के लोग बहुत मेहनती हैं या वो बहुत गजब कर दिया उन्होंने। उसका गजब का कारण एक और है कि अमेरिका ने अरबों रुपए जापान में डाले। जिस अरबों रुपए से जापान का विकास हुआ, क्योंकि उन्हें दुनिया को दिखाना था कि अगर आप कैपिटलिज्म को अपनाएंगे, कोल्ड वॉर का वक्त था, तो कैपिटलिज्म को अगर आप अपनाएंगे तो देखिए कि किस तरह का विकास होगा। और जब 1970-80 का दौर आया, जब जापान अमेरिका से भी आगे निकलने लग गया ट्रेड में,
तब जाके वहां पे एक ट्रीटी साइड हुई जिसमें जापान ने अपनी करेंसी की वैल्यू घटाई और फिर जापान का जो चलता है वो चलिए, वो आज के टॉपिक नहीं है। फिर अमेरिका को नया कोई चाहिए था, फिर नया चाइना बना, पर चलिए वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, इसका ग्लोबलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ा? ग्लोबलाइजेशन ही तो एक मेन फैक्टर है अच्छा। जिसने पूरी एक आइडियोलॉजी को विस्तार किया। क्योंकि जैसे मान लीजिए आईएमएफ है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, ये उन देशों को लोन देते हैं जिन्हें कोई लोन नहीं देता, और लोन देने की इनकी कुछ कंडीशनें होती हैं। जैसे भारत को 1990 में लोन लेना था, तो 1990 के दौर में जब भारत को लोन लेना था तो कंडीशंस लगाई गई कि आपको अपना मार्केट खोलना होगा। ये सारे कैपिटलिज्म का ही होता है। इस ग्लोबलाइजेशन ने ही कैपिटलिज्म का इतना विकास कराया है। और फिर उस टाइम तक 90 तक तो हमारा काम चल पा रहा था क्योंकि सोवियत हमारे साथ था, पर जैसे सोवियत टूट गया फिर रशिया हमें इतना सपोर्ट नहीं कर सकता था, फिर हमारा भी हालत खराब हुई और फिर हमारी मार्केट भी एंड में खुली गई। और बेटे, जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद के एक विचारक थे एडम स्मिथ, उनका एक ये कहना था कि एक अमीर आदमी को अमीर बनने के लिए 500 गरीब चाहिए। तो ये एडम स्मिथ एक विचारक रहे हैं, उनकी एक किताब थी द वेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट। इस किताब में उन्होंने ये बात कही है, और उन्होंने एक बात, ये लाइन ऐसे पूरी तो ये है, वेयर देयर इज अ ग्रेट प्रॉपर्टी देयर इज अ ग्रेट इनइक्वालिटी। वो इनइक्वालिटी समझाना चाह रहे हैं कि समाज में अगर बहुत ग्रेट प्रॉपर्टी है तो ग्रेट इनइक्वालिटी भी होगी, और हर एक अमीर के लिए 500 गरीब हैं। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि हर अमीर के लिए 500 गरीब बनाओ, पर वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है इस समाज में कि एक अमीर है तो 500 गरीब बन जाते हैं उसके साथ। और वो समझाना चाह रहे थे कि इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए इसके ऊपर। कि जैसे जो इनकम टैक्स है, मान लीजिए, आपको क्या लगता है इनकम टैक्स क्या होता है? जो आदमी इनकम करता है उसके ऊपर देश चलाने के लिए जो टैक्स लगता है, क्या कारण होता है? जैसे इनकम टैक्स क्यों लिया जाता है और कोई इंसान क्यों देगा इनकम टैक्स? वो जो इनकम टैक्स देता है बेटा, वो उसको सरकार बहुत सारी सुविधाएं भी देती है, रोड देती है। सुविधाओं का कोई लेना देना नहीं है इनकम टैक्स से। अच्छा। इनकम टैक्स इनइक्वालिटी को काउंटर करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में फ्री मार्केट है, तो फ्री मार्केट में तो आपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से वेल्थ ले ली, खींच ली, पर सरकार ये कहेगी कि जितनी आपने खींच ली हम कैसे मान ले कि आपके हक की थी, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा ताकि रोका जाए। मान लीजिए आज के किसी भी सब्जी, मान लीजिए आलू है, आलू का रेट क्या है, मान लीजिए 30 रुपए किलो। अब कोई क्राइसिस हो गई, बीमारी फैल गई फसल में, आलू की में, और आलू का रेट हो गया 300 रुपए किलो। अब फार्मर जो किसान है उसके तो मजे हो गए, 300 रुपए किलो आलू बिक रहा है, पर सरकार कहेगी 300 रुपए किलो हम बेचने थोड़ी दे सकते हैं, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा और इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी घटाते ही बाहर भेजना नहीं, उसका रेट वापस 30 पे ला दिया गया। ये काम है टैक्स का, कि जो इनइक्वालिटी है उसको काउंटर करना है। कि मान लीजिए ये आपने जितना फ्री मार्केट में ले लिया, सरकार कह रही है हम कैसे मान ले कि आप ले सकते हो इतना, तो इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सबके डेवलपमेंट में हो। और ये जो रोड्स होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं, तो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये, तो एक समाज को अच्छे बनाने के लिए। और एडम स्मिथ का भी यही कहना था कि इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कि हम, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था जहाँ पे भी बहुत अच्छी जमीन होती थी, बहुत होते थे, तो वहाँ पे जो उस टाइम के फ्यूडलिस्ट थे, जो उस टाइम पे बड़े लोग थे, वो कब्जा कर लेते थे। वो कब्जा करने के बाद वो जमीन उसकी हो गई, और बाद में क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी। तो वो एडम स्मिथ ने देखा और एडम स्मिथ उसको काउंटर करना चाहते थे। उसके बारे में उनकी पूरी किताब है, और उसमें वो इनइक्वालिटी पे भी डिस्कस करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होना चाहिए। और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन मार्केट नहीं होना चाहिए, पर इन गवर्नमेंट एक इनविजिबल हैंड होना चाहिए कि जो कवर करके रखे, कि गलत भी नहीं होने देना है। तो ये पूरा एडम स्मिथ का वो था कि इन इक्वालिटी को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 500 गरीब होने ही जरूरी हैं। वो ये नहीं कह रहे कि 500 गरीब बनाओ, वो कह रहे हैं कि ये ऐसा होता है। और उसके एडम स्मिथ के अलावा भी कोई इसके विचारक थे, जैसे डेविड रिकार्डो, फिर बाद में आए, फिर और भी कई सारे विचारक हैं। उसमें से एक उनके जो विचारक हैं उनके खिलाफ जो है डिस्कस, वो भी सेम ही चीज कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स,
उनको उनके अपोजिट समझा जाता है, जिनको माना जाता है उन्होंने क्या कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसका जन्म दिया। लेकिन दोनों के अगर आप फंडामेंटल में जाएं तो वो एक ही चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, कि जो रिसोर्सेज हैं मान लीजिए वो लिमिटेड हैं तो किस तरह डिवाइड होगा। एडम स्मिथ कह रहे मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है, तो मिठाई की दुकान में मान लीजिए आप ऐसा स्टेट से लिखवा लें कि मेरी तो मोनोपोली है कि इस एरिया में सिर्फ मेरी ही मिठाई की दुकान हो सकती है, तो आप जो चाहे वो बेचें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो एडम स्मिथ कह रहे हैं कि मार्केट खुली होनी चाहिए। अब आपके बगल में 4 दुकानें और खुली तो अब आपका कंपटीशन बढ़ गया, अब आपको बढ़िया भी बेचनी पड़ेगी और सस्ती भी बेचनी पड़ेगी। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि आप ये तो कह रहे हो कि एक के बगल में 4 खुल जाएंगी, पर वो भी तो देख लो क्या लोगों के पास मिठाई की दुकान जिसने एक ने खोली हुई है, बाकी चारों के पास पैसे हैं खोलने के। ये दोनों अलग चीज है। और मैक्सिमम वो अलग अलग चीजों पे डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्करों का, उनसे काम कराया जाता है, उन्हें उस हिसाब से सैलरी या वेजेस नहीं दिए जाते, अलग अलग चीजें डिस्कस हो रही हैं। वो चलिए अगली वीडियो का टॉपिक है। अच्छा, फिर इसमें इससे तो बेटा लोगों में असमानता आ जाएगी। हाँ, असमानता पे डिस्कशन हो रहा है कि असमानता, मान लीजिए इंडिया में 1% आदमी 40% वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा क्या, अगर आप सोच के देखें, ऐसा क्या गजब कर सकता है कोई कि 1% आदमी 40% वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका में आप देख लीजिए, इलोन मस्क ट्रिलियनेयर बन गए। इतना गजब तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि वो एक देश से ज्यादा कमा रहा है। $1 ट्रिलियन उसकी संपत्ति होगी, हालांकि मैक्सिमम उसके स्टॉक्स में है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास इन हैंड कैश है $1 ट्रिलियन, पर कुछ परसेंट तो कैश भी होगा उसका। चलिए वो सब ठीक है, पर इतना ज्यादा कैसे हो रहा है? ये असमानता और बढ़ती जा रही है कैपिटलिज्म के साथ। और इसका मतलब तो ये हुआ बेटा, मतलब 1% लोग जो है 40% लोगों की आमदनी का हिस्सा रख रहा है। इसका तो अर्थ यही हुआ। हाँ, यही मतलब है, समानता इतनी बढ़ गई है और ये और बढ़ती जा रही है। हाँ, इसका जैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से तो कि जो इनइक्वालिटी है हमारा, वो जब 1947 जब ब्रिटिश थे उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है आज के समय में। तो चलिए, पर आप कह सकते हैं कि बेस वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि जो गरीब है वो भी कुछ तरह से तो ऊपर आया ही है, पर वो असमानता उस लेवल पे बढ़ चुकी है। आजकल हम एक नया शब्द सुनते हैं, ट्रिकल डाउन। ये ट्रिकल डाउन क्या होता है? देखिए, 1930 के आसपास जब अमेरिका में ग्रेट रिसेशन का दौर था, डिप्रेशन बोला जाता है उसे, तो उस वक्त एक नया आइडिया निकल के आया कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट में क्या करेंगे, कॉर्पोरेट जो है, जो बिजनेसेस हैं, उनको टैक्स कट करेंगे। उनका टैक्स कट करके नॉर्मल जो सैलरी वाली जनता है उनका टैक्स बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा ना कि कॉर्पोरेट के पास ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आएगा तो नई नई फैक्ट्रियां डालेंगे, नई नई बिजनेसेस करेंगे और तो ज्यादा नौकरियां देंगे वो। ये इफेक्ट था। मान लीजिए जैसे आप झरना देखते हैं ना कि ऊपर से पानी होता है, ऊपर छोटा वाला होता है, फिर वो छोटे से वाले से नीचे गिरते 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 बड़े वाले पे आ जाता है। तो ये वो ओरिजिनल आइडिया था। पर इसमें क्या हो रहा है आजकल की कॉर्पोरेट का टैक्स तो कट हो रहा है और उनको मिल भी रहा है। जैसे हमारी मान लीजिए करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये भी इस इफेक्ट में मानती है और कई सारे ओपोजिशन के लीडर भी उन्हें इस बात पे घेरते हैं कि ये इस विचारधारा में मानते हैं। जैसे राहुल गांधी हो गए या अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार बोला है। तो लेकिन कॉर्पोरेट को पैसा तो मिल रहा है पर वो ट्रांसफर नहीं कर रहा। और इलेक्शन जब होता है तो थोड़े से छींटे फेंक देते हैं पानी के कि जनता खुश हो जाए, कि जनता को इतना गरीब कर दो कि उसे एक गरीबी महसूस ही होनी बंद हो जाए। अब उन्हें वो 10,000 2,000 रुपए जो महीना मिल रहा है वो उसी में संतुष्ट हो जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो ट्रिकल डाउन का असर जो है ये सभी देशों पे है या भारत में इसका ज्यादा असर है? नहीं, असर तो सब में। जैसे सबसे ज्यादा तो आप मान लीजिए अमेरिका की फिलोसफी है तो अमेरिका में है, तो अमेरिका में तो सबसे ज्यादा है। और लेकिन लगभग सभी देशों में कि इनइक्वालिटी तो सभी देशों में बढ़ रही है। और इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसको आज भी एक ठीक ठाक सा आइडिया माना जाता है कि कॉर्पोरेट के टैक्स कट कर दिए जाएं और ये सारी चीजें हो जाएं।
तो और इसमें खास बात यह है, एडम स्मिथ ने इसी बात की चिंता जाहिर करी थी कि जो जैसे जो ग्रेट प्रॉपर्टी वाला आइडिया था उनका, मान लीजिए ग्रेट प्रॉपर्टी, वेयर इज अ ग्रेट प्रॉपर्टी देयर इज अ ग्रेट इनइक्वालिटी। तो ग्रेट प्रॉपर्टी का उनका मानना यह था कि मान लीजिए जहाँ पे भी जो लोग, जिस समाज में जो लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं वो समाज की उन्नति में सबसे ज्यादा खर्चते हैं और टैक्स सबसे कम देते हैं। इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, पर ये विचार उसके विपरीत ही है मान लीजिए। तो जो इसकी खिलाफत भी बहुत होती होगी बेटा पूंजीवाद की। हाँ मतलब जैसे अब तो देखिए एब्सोल्यूट शाही बन गया है सभी देशों का, पर जैसे अभी कुछ ही कम्युनिस्ट देश बच चुके हैं, जैसे रशिया कुछ हद तक हो गया या फिर चाइना कुछ हद तक हो गया, पर वो भी नाम के कम्युनिस्ट रह चुके हैं। दो जो एक्चुअल में माने जा सकते हैं जैसे क्यूबा है, अमेरिका के पास में पैसिफिक ओशियन में एक देश है, वो आइलैंड कंट्री है, उसे आप मान सकते हैं कि वो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट ही मेनली माना जाता है। वैसे तो ज्यादातर स्टेट्स पूरी तरह कैपिटलिस्ट अब है नहीं, सोशलिज्म जो एक मिक्सचर सा मान लीजिए आप, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का वो ज्यादातर प्रभाव में है। जैसे वेलफेयर जितनी भी स्कीम्स होती हैं सारे देश लगभग चलाते हैं, अमेरिका भी चलाता है। अब मान लीजिए जैसे अमेरिका माना जाता है कैपिटलिज्म का पूरा विस्तार करता है, तो अमेरिका का मेन शहर जिसने कैपिटलिज्म को ड्राइव किया न्यूयॉर्क कहा जाता है। उस न्यूयॉर्क का जो मेयर है जोहराम ममदानी, वो ओपनली कहता है मैं सोशलिस्ट। तो चीजें बदल भी रही हैं, और भारत में तो बेटा वैसे भी हमारे तो संविधान में सोशलिस्ट है और कम्युनिस्टों का एक ही प्रदेश था केरला, वो भी वो हार गए। अब तो भारत से तो टोटल जो कम्युनिस्ट खत्म ही हो गए। हाँ पार्टी के रूप में मत मानिए, विचारधारा तो हमेशा ही रहती है, विचारधारा रहती है, बिल्कुल ये बात सही है। अब हम कम्युनिस्ट भी कई सारे हैं, जैसे लेनिन का अलग हो गया और कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा अलग हो गया। फिर जो कम्युनिस्ट जैसे जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी भी एक विचारधारा है, वो तो चलो इंडिया में बैन है वो पार्टी, पर चलिए ये अगले वीडियो का डिस्कशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो हुई पूंजीवाद। अब इसके पूंजीवाद के इसका विस्तार भी हुआ, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न कैपिटलिज्म। इसकी शुरुआत कहाँ से और कब हुई? देखिए मॉडर्न कैपिटलिज्म का ना एक वो माना जाता है कि इस पॉइंट पे चेंज हो गया काफी कुछ। तो एक मिल्टन फ्रेडमैन थे, सितंबर 1970 में उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसमें वो कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे। तो कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट की सिर्फ एक ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए और शेयर होल्डर जो है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देना चाहिए बाय एनी मीन्स। उसका और कोई समाज के प्रति और कुछ भी नहीं है। और फिर जो शेयर होल्डर है उसके पास ही सारा कंट्रोल होना चाहिए कॉर्पोरेट का, और कॉर्पोरेट की पूरी जिम्मेदारी शेयर होल्डर को प्रॉफिट निकाल के देने की, और इसे फ्रेडमैन डॉक्ट्रिन बोला जाता है। और 1970 के आसपास करने के बाद ये बहुत फेमस हुआ है अमेरिका में, और उसके बाद आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां निकल के आए अमेरिका में से, और उनका बहुत सालों तक अमेरिका में ये चलता रहा। और ये भी एक कारण है कि अमेरिका में इतनी इनइक्वालिटी बढ़ी, इतनी असमानता बढ़ी इनकम के बीच में। और इसका असर क्या हुआ फिर? इसका असर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विचारधारा बढ़ी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कैपिटलिज्म में बहुत चेंज हुआ कि फ्रेडमैन डॉक्ट्रिन का जो इन्फ्लुएंस था वो बिजनेस स्कूल्स या जितने भी कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें इम्बाइब हो गया। फिर ये आइडिया कहता था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो आप देखते हैं कि कंपनियां जो पहले ऐसा माना जाता था कि कस्टमर को खुश करना है, अब कंपनियां वो नहीं देखती, कंपनियां को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। जैसे आप मान लीजिए जियो और एयरटेल है हमारे इंडिया में, अब दो ही कंपनियां रह गई मेन, तीसरी वोडाफोन आइडिया हो गई। अब वो जब चाहे अपने प्लान बढ़ा देती हैं। क्यों बढ़ा देती हैं? क्योंकि अब उनके कस्टमर नहीं बढ़ रहे और उनको हमेशा प्रॉफिट दिखाना है। जैसे जो शेयर मार्केट में कंपनियां होती है उसे ये बेसिकली अमेरिका का मानना था, अमेरिका का, कि जो ग्रोथ होती है ये एंडलेस होनी चाहिए, देयर शुड बी अ एंडलेस ग्रोथ, व्हिच इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, बट उनका ये मानना था। तो
जैसे जैसे आप एक कंपनी बढ़ती जाती है, फिर एक पॉइंट के बाद आने के बाद ना यूजर्स बढ़ने बंद हो जाते हैं। कि मान लीजिए जो आप मान लीजिए चिप्स बेचते हैं, तो अब आप इतने चिप्स बेचते हैं कि आप इंडिया में बेचते हैं, आप अमेरिका में बेचते हैं, लगभग सारे देशों में बेच रहे हैं। अब इसके ऊपर कहाँ जाओगे? लेकिन शेयर होल्डर, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी है, आपके शेयर होल्डर हैं, आपने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, आपने आपके शेयर हैं, तो अब आपको जो वेल्थ है, जो उन्होंने आपको पैसा दिया है, उसका प्रॉफिट निकाल के देना है। तो अब आप क्या करेंगे? आप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर करेंगे, और जो आपके वर्कर हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। फिर इसका ये पूरा इफेक्ट हुआ कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस पे जो पूरा है, और गवर्नमेंट पॉलिसी भी ऐसी बनती गई कि जो कॉरपोरेट को ही दें, और आप देख भी सकते हैं उसका प्रभाव आजकल इस तरह होता है। हाँ बिल्कुल है, जब चाहे अपने रेट बढ़ा देते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की। ये क्या होती है बेटा? उसके 50 साल बाद यूएस में 2019 में उस टाइम के जो टॉप सीईओ थे, जैसे जितने भी टॉप कंपनियां हैं यूएस की, एप्पल, गूगल वगैरह वगैरह, उनके सीईओज मिलते हैं और वो कहते हैं कि ये जो फ्रेडमैन का मानना है कि हमें सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में सोचना चाहिए, ये गलत है। हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें कस्टमर के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, और शेयर होल्डर के बारे में भी सोचना चाहिए। इसको उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है ये। हम सिर्फ शेयर होल्डर के हिसाब से नहीं चल सकते, हमें समाज के बारे में भी सोचना है। हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर होल्डर नहीं है सिर्फ, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम कस्टमर के बारे में भी सोचें, हम जो एम्प्लॉयज हैं हमारे उनके बारे में भी सोचें। इन सब के बारे में चल के जब एक कोलैबोरेटिव काम तरीके से हम काम करेंगे, तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी। तो ये स्टेक होल्डर और स्टेक होल्डर का कितना प्रॉफिट आम जनता को मिल पा रहा है? अभी तो नई नई चीज है, अभी तो शुरुआत है। अब जैसे जो फ्रेडमैन डॉक्ट्रिन आई, उसका प्रभाव 50 साल बाद दिखा। किसी भी पॉलिसी का प्रभाव एकदम नहीं दिखता, अभी तो ये चर्चाओं में है। देखते हैं धीरे धीरे क्या कॉर्पोरेट कल्चर में बदलाव होता है। तो दोस्तों ये थी पूंजीवाद। मैं बेटा एक आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, हमारे दर्शक भी इसको सुनेंगे। एक राजा और उसकी रानी सत्संग सुनते थे, तो सत्संग सुन रहे थे, तो वो हर रोज सत्संग सुनते और रोज आ जाते। उन्होंने एक तोता पाल रखा था जिसको पिंजरे में रखा हुआ था, तो वो रोज जाते। तो एक दिन तोते ने उसको कहा, महाराज आप रोज सत्संग सुनने जाते हैं, अब जिस व्यक्ति से सत्संग सुनने, जिस संत से सत्संग सुनने जाते हैं ना, सत्संग मतलब समझते बेटा, अच्छी अच्छी बातें, उससे ये पूछना कि मैं इस पिंजरे से आजाद कब होऊंगा। अब उस व्यक्ति ने, राजा रानी ने जो है सत्संग सुना, और सत्संग खत्म हुआ जब उसने उस संत से पूछा, संत जी मुझे ये बताइए, मैंने घर में तोता पाल रखा है, और वो तोता आज जब हम आए तो हमारे से उसने ये पूछा कि मैं इस पिंजरे से आज़ाद कब हुआ। और ऐसा सुनते ही और वो संत बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो वो बड़े डर गए, वो भागे भागे घर आए। तो उस तोते ने, जब वो अगले दिन सत्संग सुनने जाने लगे, तो उस तोते ने पूछा कि महाराज आपने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा संत से। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मतलब अटपटा सा सवाल था, आपका सवाल सुन के अब मैं कब आज़ाद होऊंगा। और वो महाराज तो बेहोश हो गए। तो तोता बोला ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। अगले दिन फिर वो राजा और वो उसकी रानी तोते से बोली, आपके आज भी हमें आपका ये सवाल पूछना है क्या, कि आप कब आज़ाद हो गए। जैसे ही उसने ये सवाल सुना और तोता हो गया बेहोश। तोता बेहोश हो गया तो राजा रानी ने सोचा कि ये तो मर गया है। वो उसको निकाल के और बाहर जो उसका लॉन था बेटा, बगीचा था, उसमें उसको दबाने के लिए ले गई। तो
तोता जो है उसको देख के और उड़ गया। तो यही बात जब उसने महाराज ने संत ने मुझसे पूछा कि भाई मेरा एक सवाल था और आपने देखा कि मैं आपका सवाल सुन के बेहोश हुआ, तो उस तोते का क्या हुआ? बोला जी उस तोते का तो क्या होना था, उस यही सवाल सुन के वो भी बेहोश हो गया और हम उसको दबाने के लिए गए तो उड़ गया। तो उस संत ने उन राजा रानी को कहा कि देखा तुम तो रोज मेरे से सत्संग सुनने आते हो तब भी मेरी बात को नहीं समझ पाए, और उस तोता मेरा सत्संग सुनने भी नहीं आता तब भी वो मेरे इशारे को समझ गया कि इससे जो है कैसे आज़ादी मिलेगी। तो दोस्तों इस कहानी का शीर्षक यही है कि केवल सुनना नहीं होता, उसका असर भी आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों यदि ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के ऊपर आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।